Good morning everyone. Today I am here to discuss New Education Policy 2020. जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की है। क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? कैसे ये हम लोगों को फ़ायदा देने वाली है हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए? तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा हम कवर करते हुए चलेंगे। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी, हमारी जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो आई थी 1986 में। और 1986 के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है 2020 में। दैट मीन्स आफ्टर ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद हमें ये एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिल रही है। 1992 में भी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, बट वो जो हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया था। कुछ रिकमेंडेशंस को उसको जो है थोड़ा चेंज किया गया था। बाकी जो सारी रिकमेंडेशन थी वो एज इट इज़ उसको 1986 वाली को ही रखा गया था। इसीलिए जो हम कहते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है वो 1986 के बाद आई है। 1986 के बाद अभी जो है 2020 में ही हमें एक डिटेल्ड एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसके जो अध्यक्ष थे, इस एजुकेशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे के कस्तूरी रंगन। इन्होंने जो है ये इसरो के पुराने अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट्स थी वो MHRD को सौंपी। तो उन्होंने जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जब उन्होंने ये इसके डेटा कलेक्ट किए और जब ये पॉलिसी जब वो बना रहे थे, तो उन्हें लगा कि जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो जो पूरी पॉलिसी खड़ी की उन्होंने वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेकर खड़ी करी। और 2030 तक का जो हमारा सतत विकास का जो एजेंडा है, उन्होंने उस एजुकेशन पॉलिसी को उसी के आगे ले जाने की सोची कि हमने 2030 तक सतत विकास का एजेंडा रखा है। उसी एजेंडे को लेते हुए, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया। अब इस एजुकेशन पॉलिसी को खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ पिलर्स चाहिए थे, मीन्स कुछ पॉइंट्स चाहिए थे कि किस पॉइंट्स के बेस पर हम एजुकेशन को पॉलिसी को बनाएं, खड़ा करें। तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं तो वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसमें जो है पार्टिसिपेशन नहीं है, स्टूडेंट्स पूरी तरीके से उसमें इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पिलर उन्होंने कहा कि एजुकेशन का होना चाहिए रीच, पहुंच। कैसे हमारी जो एजुकेशन है वो हर बच्चे तक पहुंचे। ये हमारा काम है कि हमारे कंट्री का कोई भी बच्चा एजुकेशन से छूटे नहीं। पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी हमारे यहाँ पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हमारे यहाँ बनाया गया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसमें फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। यहाँ पे प्राइमरी से उस एजुकेशन को सेकेंडरी तक ले जाने की बात कही गई है कि बच्चे की पहुंच में एजुकेशन होनी चाहिए। घर घर के सामने स्कूल्स हों, बच्चे को अच्छे टीचर्स मिले, बच्चे की अकॉर्डिंग एजुकेशन मिली, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का है, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन का है, बट उसको प्रॉपरली और पूरी तरीके से एजुकेशन जो है उसकी रीच तक होनी चाहिए। सेकेंडली, जो एजुकेशन होनी चाहिए वो इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी जो सिलेबस है, उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो अलग होगा, और जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो डिफरेंट होगा। नो, जो एजुकेशन होगी वो एक जैसी होगी, चाहे बच्चा गवर्नमेंट का है चाहे बच्चा प्राइवेट का है। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन। थर्ड, जो बच्चे को एजुकेशन मिल रही है उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसको हमें इम्प्रूव करना होगा। बच्चे को क्रैमिंग से हटाना होगा, बच्चे को रिसर्च के लिए तैयार करना है, बच्चे को अपने आप कुछ वो अपने मेंटल हॉरिजन को बढ़ाए, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उसके अंदर एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस डेवलप हो। ऐसी एजुकेशन हमें बच्चे को देनी है। मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और इन सब के लिए एक जवाबदेही भी होनी चाहिए
ये जो बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बच्चे की जो एजुकेशन है वो इक्वालिटी बेस्ड है या नहीं है, अपॉर्चुनिटी बच्चे को प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है एजुकेशन की, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आया, दैट इज़ द एबॉलिशमेंट ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। इस चीज़ को लेकर टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, इवन पेरेंट्स में बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पहले क्या था 10+2 सिस्टम था, 10 तक एजुकेशन करी, उसके बाद 11th और 12th का बोर्ड किया और बच्चा जो है उसके बाद यूनिवर्सिटी में चला गया। 12 साल तक गवर्नमेंट की निगरानी में बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि किस बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, आईसीएसई से किया है, यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एनीथिंग। क्या अब बच्चा 12 साल तक एजुकेशन नहीं पढ़ेगा? लेकिन अगर 5+3+3+4 सिस्टम है तो क्या यूनिवर्सिटी की भी एजुकेशन बच्चा देखेगा? क्योंकि पहले क्या था 10+2 12 साल की एजुकेशन थी। अभी आप पूरा जोड़िए 5+3+3+4, ये 15 साल की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या अब जो न्यू एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात की गई है वो स्कूल एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी गवर्नमेंट देखेगी? नहीं, बच्चा अभी भी 12 साल ही स्कूल एजुकेशन लेगा, लेकिन उसका जो एंट्री सिस्टम है वो अलग होगा। बच्चे ने पहले 10+2 सिस्टम में कौन सी उम्र में क्लास में एंट्री की थी? 6 साल की उम्र में उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चा अपनी उम्र के पहले 3 साल अपने घर में बिताएगा और उसके बाद कि जो 3 साल हैं वो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा। पहले 3 साल बच्चे ने घर में स्पेंड किए और चौथे साल में बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लेना है। वो बच्चे की स्टार्टिंग फेज है एजुकेशन का। वहाँ पर बच्चा 3 साल स्कूल में प्ले स्कूल करेगा, जहाँ बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डाला जाएगा, कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो 3 साल बच्चा घर में रहा, 3 साल बच्चे ने स्कूल में प्ले स्कूल में एडमिशन लिया, टोटल 6 साल का बच्चा हो चुका है। लेकिन एजुकेशन कौन सी बोली है हमने स्टार्टिंग में? 5+3 है, स्टार्टिंग का 5 है, अभी भी 2 साल बाकी। 3 साल प्ले में हुआ, अब ये जो 2 साल हैं, 1 साल बच्चा फर्स्ट क्लास पढ़ेगा और दूसरे साल बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन लेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन 3 साल प्ले और 1 साल फर्स्ट, 1 साल सेकंड क्लास में बच्चे से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो मतलब इन 5 सालों में बच्चे ने सेकेंड स्टैंडर्ड तक स्कूल की एजुकेशन ले ली और उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि ना उसका कोई एग्ज़ाम हुआ, उसने खेल खेल में एजुकेशन ली, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आया। तो बच्चे के 5 साल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब एंट्री करता है वो नेक्स्ट फेज में, दैट इज +3। नाउ व्हाट इज दिस 3? जाहिर सी बात है कि जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुका है तो अब वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ही पढ़ेगा नेक्स्ट स्टेज में। तो यहाँ पर जब बच्चा नेक्स्ट 3 इयर्स में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ता है तो यहाँ पर उसका एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। यहाँ पे बच्चे पे एग्ज़ाम बच्चे को सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम्स कैसे देने। लेकिन इस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में केवल बच्चे को स्कूल एजुकेशन जो है बुक्स के माध्यम से नहीं दी जाती है, बट इनफैक्ट बच्चों को एक्टिविटी प्लस स्टडी पे फोकस किया जाता है। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग बाय प्लेइंग, इस कॉन्सेप्ट को जो है फोकस करके बच्चे को नेक्स्ट 3 इयर्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चे को जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो हम उसको मदर टंग में प्रोवाइड करेंगे या फिर हम उसको नेशनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे। मदर टंग बच्चे के घर में जो भी भाषा बोली जाती है, तमिल, बांग्ला, एनीथिंग एल्स, कोई भी लैंग्वेज जो है बच्चे के घर में बोली जाती है, उसी लैंग्वेज में हम बच्चे को एजुकेशन देंगे। अब यहाँ पर बच्चा 5th तक की एजुकेशन ले चुका है। 5+3 कंप्लीट हो गया, नाउ +3 अब वो आता है। और देन व्हाट इज दिस 3? 9। अब बच्चा 5th तक कंप्लीट हुआ, नाउ 6th, 7th एंड 8th में बच्चा एडमिशन लेता है।
अब 6th 7th 8th में जब एडमिशन लेता है तो यहाँ थोड़ा सा बच्चे को टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर मिडिल स्टेज इस एजुकेशन को बोला जाता है। पहला था 5 इयर्स का स्टार्टिंग फेज, सेकेंड था 3 इयर्स का प्रिपरेटरी फेज, थर्ड ये अगेन 3 इयर्स का जो है ये है मिडिल फेज, मिडिल एजुकेशन है ये। यहाँ पर बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होती है। और इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा अभी जो है घमासान भी मचा हुआ है कि क्योंकि यहाँ कहा गया है कि बच्चे को जो है उसकी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, किसी फॉरेन लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करें। तो थोड़ा सा इसमें अभी जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में ये भी कहा है कि मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको जो है मदर टंग में पढ़ाएं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या कोई दूसरे स्कूल्स हैं, अगर वो जैसा स्टेट चाहता है, स्टेट अगर चाहता है कि ये जो है इंग्लिश के थ्रू पढ़ाया जाए या हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाए तो वो उसे कंटिन्यू कर सकता है। बट प्रपोजल जो है वो मदर टंग का रखा गया। लेकिन यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। आप हिंदी, मैथ, साइंस, आर्ट्स जो पढ़ते हैं उसके साथ साथ बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। चाहे वो म्यूज़िक करना चाहता है, चाहे वो सिलाई, बुनाई, कारपेंट्री, एनीथिंग, कोडिंग कुछ भी करना चाहता है, वहाँ पे बच्चे को एजुकेशन वोकेशनल स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ बच्चा जो है 8th तक एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है। नाउ +4 आता है आपका 9th 10th 11th एंड 12th। यहाँ जो चेंज है या बहुत बड़ा चेंज है उसको हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रीम सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। पहले बच्चा 10th हुआ, साइंस लिया या फिर आर्ट्स लिया या कॉमर्स लिया, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज़ करता था और पढ़ता था। लेकिन अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब मल्टीपल सब्जेक्ट एंट्री की बात इन्होंने कही है। मुझे बायो पसंद है, मुझे हिस्ट्री भी पसंद है, मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे अकाउंटेंसी भी पसंद है, तो मैं ये सारे सब्जेक्ट्स अपने कोर्स में रख सकती हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम खत्म है। अब कोई साइंस का नहीं है, कोई आर्ट्स का नहीं है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, बल्कि जो आपकी पसंद के सब्जेक्ट हैं आप उसमें एडमिशन ले लीजिए और अपने पसंद के सब्जेक्ट में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ये है आपका +4 का सिस्टम। अब जब बच्चा ग्रेजुएशन में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स एज इट इज़ होंगे। 10th का और 12th का जो पहला जो कॉन्सेप्ट था वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। अब बच्चा अपनी जो है स्कूलिंग पूरी कर चुका है 15 साल में। अब आता है वो अपने कॉलेज लाइफ में। अब कॉलेज में पहले क्या था, BSc था, BCom था, BA था। अब वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि स्ट्रीम ही नहीं है ना। अब तो वहाँ बच्चा जो है एक सब्जेक्ट बायो लेके आ रहा है, एक मैथ्स लेके आ रहा है, एक बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ रहा है, तो एक हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो एक उसने ज्योग्राफी भी रख लिया। अब किस में एडमिशन लेगा वो? तो यहाँ पर स्ट्रीम को ख़त्म करके एक नाम दे दिया गया है सिर्फ ग्रेजुएशन, जहाँ बच्चा अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेगा। अगर बच्चा ग्रेजुएशन 1 साल में करके छोड़ देता है, तो ये नहीं है कि बच्चे ने पढ़ाई 1 साल में छोड़ दिया तो उसका ग्रेजुएशन ही ख़त्म हो गया, उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर बच्चा 1 साल में छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स का जो है दिया जाएगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर 2 साल में छोड़ देता है अपना ग्रेजुएशन, उसको मिलेगा आपका डिप्लोमा। 3 साल में छोड़ता है तो दैट इज़ ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी उसको। और 3 साल का कोर्स करने के बाद बच्चा किसी भी डिग्री कोर्स के एग्ज़ाम में या फिर कोई जॉब है, कंपटीशन है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और बच्चा अगर 4 साल का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। रिसर्च और आपके ग्रेजुएशन कोर्स का डिग्री उसको प्रोवाइड की जाएगी। अब बच्चा आता है पीजी में। जब बच्चा पीजी में एडमिशन लेने के लिए आता है तो यहाँ पर भी MSc, MCom, MA जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि स्ट्रीम हट चुका है। अब जिन बच्चों ने 3 साल का कोर्स किया है, 3 साल करके छोड़ दी अपनी ग्रेजुएशन, उनको पीजी 2 साल की करनी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन। जिन बच्चों ने 4 साल करके अपना जो है पूरा कंप्लीट किया है, उनको सिर्फ 1 साल की पीजी करनी होगी। एक जो बहुत अच्छी बात इसमें निकल कर आई है वो ये है कि आप कितनी बार भी इसमें एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने BSc 1 साल का करके छोड़ दिया है और मैं 10 साल बाद चाहती हूँ कि मैं अपनी BSc कंटिन्यू करूँ, तो मैं अगेन उसमें एडमिशन ले सकती हूँ और अगेन अपनी स्टडी को वहीं से कंटिन्यू कर सकती हूँ। अभी तक क्या है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, 4-5 साल बाद आपको याद आती तो आपको दोबारा से एडमिशन लो, अगर मिलता है तो एडमिशन लो और अपना कोर्स करो। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब आप जो है अपनी स्टडी को कहीं से भी किसी भी लेवल से कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक
जो इंफॉर्मेशन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 10+2 सिस्टम था उसके एबॉलिशमेंट के बाद 5+3+3+4 सिस्टम आया है। एंड आफ्टर दैट आपकी 4 इयर्स की ग्रेजुएशन की बात इसमें की गई है और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसमें कि आप जो है अपनी BSc की डिग्री के अकॉर्डिंग 1 साल का PG या 2 साल का PG चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि हमारा जो टोटल GDP है उसका 6% जो है हमारी एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, और जो हायर एजुकेशन में जो 2016 का हमारा जो 26% का इनरोलमेंट जो रेशियो है उसको बढ़ाकर कम से कम 50% करने की बात की गई है। यहाँ जो बच्चा है उसकी एजुकेशन के लिए, अब जैसे हम लोग अभी तक क्या करते रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे ने जिस हिसाब से पढ़ा है उस हिसाब से उसको एजुकेशन या उसको जो है उस हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन अब क्या है कि बच्चा हर चीज़ पढ़ के आ रहा है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ के आ रहा है, इवन उसने जो है वोकेशनल एजुकेशन भी लिया है। तो अब बच्चे के लिए मल्टीपल फील्ड्स खुल गए हैं कि वो अपने को जहाँ उसको लगता है कि मैं यहाँ स्टैब्लिश हो चुका हूँ, अपने इंटरेस्ट के किसी भी फील्ड में खुद को स्टैब्लिश कर सकता है। एक जो है जो शिक्षा का जो हमारा क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रखर नाम की जो है एक इवैल्यूएशन एजेंसी की बात इसमें की गई है। नेशनल असेसमेंट सेंटर खोलने की बात इसमें की गई है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। इससे हम पूरी एजुकेशन का एक जो है इवैल्यूएशन कर पाएंगे, एक पूरी प्रोसेस को हम चेक कर पाएंगे कि हमारी जो एजुकेशन है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें निकल कर आई है वो है ड्रॉप आउट्स, कि जिन बच्चों ने एजुकेशन बीच में छोड़ दी है उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आना, ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन से ना छूटे, हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड हो। यहाँ पे प्री स्कूलिंग को भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया कि स्कूल से पहले बच्चे का डेवलपमेंट किया जाए। प्री स्कूलिंग 3 साल तक वो घर पर है तो घर में जो है उसको डेवलप किया जाए। एक NCERT ने अपना नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है स्टैब्लिश करने की बात की, ताकि वो एजुकेशन को जो है इम्प्रूव कर सके। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन ये बहुत मैंने शॉर्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड में बताऊंगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या पॉइंट्स हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली जो है बीएड के स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न है कि बीएड पहले जो है 1 साल की थी, फिर 2 साल की हुई, अब 4 साल की बीएड की बात कर रहे हैं। तो क्या 2 साल का मेरा बेकार हो गया, 1 साल का मेरा बेकार हो गया, डीएलएड करना से मुझे फ़ायदा है या नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका कुछ भी बेकार नहीं हुआ है। 4 साल आप उस बीएड को एज अ ग्रेजुएशन मान के चलिए कि आप 1 साल का करते हैं, दैट मीन्स आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं ना, तो आपके 4 साल ऑलरेडी हो गए। अगर आप पीजी की बात कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो आपका 1 साल या 2 साल का बीएड चलेगा। लेकिन अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 साल के बीएड में जो है एडमिशन लेना होगा। तो आपने 1 साल का किया या 2 साल का किया, उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे बीएड जो है आपकी एलिजिबल हैं। और अब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये आफ्टर 22 मतलब 2022 के में ही शायद इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अभी इसका फ्रेमवर्क बना है, अब इस पर काम होगा, तो 2022 के बाद ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें अप्लाई होंगे। बट ये एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ये फोकस्ड है रिसर्च पे। जितना वो रिसर्च को आप बच्चे की मेंटल लेवल को आप बढ़ाएंगे, बच्चे के अंदर सिंथेसिस और एनालिसिस डेवलप होगा कि वो समझेगा कैसे मुझे एप्लीकेशन करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे सिंथेसिस करना है, तो उतनी उसकी नॉलेज को यूज़ होगा। यहाँ क्रैमिंग से बिल्कुल हटा दिया गया है, रटाफिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और बच्चे को मेंटली डेवलप करने की बात कही गई है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।